हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला डिटरमिन कर चुके हैं। इसका न्यूमेरिकल्स, इसका कॉन्सेप्ट्स, इसका जो साइन कन्वेंशन इन डिटेल्स हम डिस्कशन कर चुके हैं। थर्मोडायनामिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में हम अच्छे तरह से डिस्कशन कर चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पूरा ये जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशनल रूल के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड नेक्स्ट आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड नेक्स्ट है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ऐसे करके 3 लॉ को हमको डिस्कशन करना है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम देखेंगे कैसे कि हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे इसका डेरिवेशन है एंड इसको लेके भी हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स कर लेंगे एंड हमारा क्लास एंड हो जाएगा। विथ पेशेंस आपको मेरा क्लास देखना है। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ चीज़ जो डीप कंसेप्ट होता है ये पहले हम जब वीडियो देखते हैं तब अंडरस्टैंडिंग में आता नहीं है। फिर जब हम आगे जाते हैं कभी कभी जो अब का डाउट नेक्स्ट वीडियो में भी कभी कभी हमारा डाउट क्लियर हो जाता है। तो हमको क्या करना होता है कि विथ पेशेंस आगे जाना पड़ता है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। First law of thermodynamics. My dear friends, मैं जैसे कि बोला ना ऑब्जर्वेशनल रूल, इसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड का ज़रूरत नहीं होता क्योंकि बहुत सारे ऑब्जर्वेशन जिसका कोई डिसएडवांटेजेस या फिर कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं है। पूरा ऑब्जर्वेशन से ये लॉज बने हैं। तो कभी कभी ये भी होता है जब हम कुछ खाते नहीं हैं, बहुत समय तक हम खाए नहीं हैं, तो भी हम काम कर सकते हैं। कैसे हम काम कर सकते हैं? क्योंकि जो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर है, यानी हमारा जो इंटरनल एनर्जी है, उसको लेके हम काम कर सकते हैं। एक्चुअली ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जैसे कि मैं बोला कि हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होना है, हमको थोड़ा सा ये इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन कर लेना अच्छा रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनल एनर्जी जैसे कि नेम से हमको इंडिकेट हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इंटरनली। अगर हम कोल को बर्न कराएंगे तो उससे आग निकलेगा, फायर निकलेगा, हीट निकलेगा। लेकिन लगता नहीं है कि इतने सारे एनर्जी कोल के अंदर छिपा हुआ है। वो जो एनर्जी निकल रहा है कोल को बर्न करने से, वो होता है इंटरनल एनर्जी। एक बॉडी में, एक सिस्टम में जो एनर्जी छिपा हुआ है, जो एनर्जी इंटरनली है, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। वो इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम का पूरा जितना भी काइनेटिक एनर्जी, जिस प्रकार का भी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, जिस प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, इसको हम लिखते हैं इंटरनल एनर्जी। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन हम पूरा एक बॉडी का एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कितना है डिटरमिन नहीं कर सकते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम डिटरमिन कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कभी कभी हम डेली और समटाइम्स हम ऐसे भी लिखते हैं डेल यू, यानी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एक सिस्टम का जितना सारा काइनेटिक एनर्जी एंड जितना सारा पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये कुल मिला के उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बनता है। इंटरनल एनर्जी को अगर हम ज़रा सा मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन के ओर ले जाएंगे तो तभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का आइडियाज़ आपको चाहिए।
अगर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का आइडिया है, जैसे कि हम फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़े थे फिजिकल में गैसियस स्टेट में, अगर वो है तो मेरा नोट्स में इंटरनल एनर्जी का और ज़्यादा डीप में डिस्कशन हुआ है, इसको पढ़ लेना। अगर डाउट है तो ग्रुप में या फिर मेरा फ़ोन में या फिर व्हाट्सएप में पूछ लेना। एनीवे, सो इंटरनल एनर्जी के आइडियाज, जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर है वो हमारा होता है इंटरनल एनर्जी। एक सिस्टम का अंदर जितना एनर्जी स्टोर है उसको उस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इंटरनल एनर्जी के बारे में आइडिया हो जाने के बाद अभी क्या करेंगे? कभी हम कुछ खाए नहीं हैं तो भी हम काम करते हैं। इसका मतलब जो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर है इसको लेके हम काम कर सकते हैं। यानी इंटरनल एनर्जी को यूज करके भी एक सिस्टम काम कर सकता है। यानी बाहर से कुछ एनर्जी ना मिले तो भी वो काम कर सकता है। और फिर अगर बाहर से भी कुछ एनर्जी मिलता है, यानी हमारा जो एनर्जी अब स्टोर है हमारा बॉडी में और कुछ हम खा लेंगे तो हमारा इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। पूरा जितना इंटरनल एनर्जी हमारा था और जितना हम खा लिए, खाने से भी कुछ एनर्जी मिलता है और इंटरनल एनर्जी हमारे अंदर कुछ था, ये दोनों मिल जाएंगे। अभी मिल जाने के बाद उससे कुछ काम करेंगे तो कुछ एनर्जी फिर हमारा बॉडी का कम हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी जितना था उतना नहीं रहेगा। सो ये होता है इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी। सो इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जी को ही हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हैं, या फिर फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। ये जो है वो है बस सिंबल में रखा क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेली और डेली कुछ भी लिखो। माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे? एक बार जो इंटरनल एनर्जी का आइडियाज हो गया तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? Suppose a system has initial internal energy is equal to U1। जो पहले से स्टोर होके था एक सिस्टम में वो है U1। If the system absorbs Q amount of heat था U1 ले रहा है और ज़्यादा Q, तो कितना एनर्जी हो जाएगा? The energy of the system becomes 1 minute, my eraser. The energy becomes equal to U1 था, Q ले रहा है। अभी एनर्जी में, इंटरनल एनर्जी में बढ़ोतरी होने के बाद, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाने के बाद क्या होता है? इफ नाउ द सिस्टम डॉज W अमाउंट ऑफ वर्क, इधर ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर ही साइन कन्वेंशन के बारे में इंडिकेट हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क। यानी माय डियर फ्रेंड्स, इधर गौर से देखना माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम डॉज ना, यानी इधर सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है। दिस वर्क डन इज बाय द बॉडी। सिस्टम डज यानी सिस्टम ही कर रहा है, यानी द वर्क इज डन बाय द बॉडी। एंड हमको पता है वर्क डन बाय द बॉडी इज नेगेटिव वर्क डन एज पर केमिस्ट्री। माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे? तो था कितना एनर्जी रे? U1 प्लस Q एनर्जी एक सिस्टम के पास था, उसको यूज करके, जो U1 प्लस Q टोटल एनर्जी था उसको यूज करके वो कुछ काम कर लेगा तो सिस्टम का एनर्जी घट जाएगा, कम हो जाएगा। So if now the system does W amount of work, the फाइनल इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जितना एनर्जी टोटल था U1 प्लस Q, उससे कुछ काम हो जा रहा है, सिस्टम का एनर्जी कम होता है। सिस्टम का एनर्जी कम हो जाने के बाद और फाइनल कितना एनर्जी स्टोर होके इस सिस्टम में रहेगा?
फाइनल इंटरनल एनर्जी U2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, था कितना U, लिया था कितना Q, उससे कितना काम कर रहा है W। अगर U1 को इस साइड पे ले आएंगे, U2 माइनस U1 फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W। U2 माइनस U1 को हम बोलते हैं डेल U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q माइनस W। ठीक है, Q माइनस W। एंड W का जो फॉर्मूला हमको पता है, अगर ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन में काम हो रहा हो तो हम W के जगह हम फॉर्मूला डाल सकते हैं। ये हो सकता है Q माइनस P एक्सटर्नल डेल V। ठीक है, तो अगर काम को हम कोई रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन में होता हो तो माइनस NRT ln V2 बाई V1 फॉर्मूला को लेके भी हम डिटरमिन कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला। अभी ये डिराइव हो जाने के बाद, हाँ अभी तो ये है एक्चुअली क्या हुआ, इसका एनर्जी जो था, इंटरनल एनर्जी जो था वो चेंज क्यों हुआ। चेंज इसलिए हुआ कि बाहर से उसको कुछ एनर्जी मिल रहा है, Q अमाउंट ऑफ हीट इज ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम, राइट। तो ये जो इंटरनल एनर्जी या तो बाहर से एनर्जी आने से चेंज हो सकता है, और फिर अगर स्टोर्ड हुआ, जितना एनर्जी स्टोर होके एक सिस्टम के पास है, जितना एनर्जी एक सिस्टम के पास है, उस एनर्जी को भी यूज करके अगर कुछ काम कर लेगा तो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। हाँ, ये फॉर्मूला हमको क्या दिखाता है कि एक सिस्टम को अगर हम हीट देंगे, अगर हम सिस्टम को हीट देंगे तो ये क्या करेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी लाएगा और कुछ काम करेगा। यानी एक सिस्टम उसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी को लेके स्टेबल था, अगर कुछ हीट इसको मिलेगा तो वो हीट को लेके अभी जो सिस्टम के बारे में हम बोल रहे हैं वो उसका इंटरनल एनर्जी का चेंज करा लेगा एंड कुछ काम करेगा। बस ये हो रहा है, इसको हम लिखते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कैसे हुआ कि ये हीट देने से हुआ और वो क्या किया, कुछ काम कर लिया। ये डिराइव हुआ है आपके पास, कंफ्यूजन नहीं होना है। माइनस क्यों, क्योंकि वो काम कर रहा है, सिस्टम इज डूइंग द वर्क और वर्क डन बाय द सिस्टम। दो बार माइनस माइनस कर लेंगे तो भूल हो जाएगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। Tenerium 300. Problem is a system initially at 300 Kelvin and 10 atm pressure expands reversibly and isothermally to a final volume of 24.6 liter. Calculate the heat absorbed by the system. Absorbed by the system. माय डियर फ्रेंड्स, ये एक हमको इंडिकेट ये कर रहा है
कि एक सिस्टम हीट ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब सिस्टम काम खुद ही करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम, ये जो डाटा गिवन है उससे कितना काम होता है, कौन सा पाथ क्या है, रिवर्सिबल पाथ। ठीक है, पाथ क्या है, रिवर्सिबल पाथ में एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के काम हो रहा है, तो सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हमको वर्क डन पता चल जाएगा तब हम हीट कैसे डिटरमिन करते हैं, देखते हैं कि इधर वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी है माइनस डब्ल्यू। अगर इधर बाय द बॉडी के लिए माइनस सिंबल इधर दे देंगे तो इधर देना जरूरत नहीं है। अगर हम इधर डब्ल्यू करके लिखेंगे और फिर वर्क डन बाय द बॉडी के लिए डिटरमिन करेंगे तो माइनस इधर दे सकते हैं। शुरू से ही मैं इसके बारे में अच्छे तरह से इंडिकेट कर चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। सो इधर माइनस है, इधर और माइनस देने का जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए V2/V1। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, फाइनल वॉल्यूम तो इधर पता है, ये तो फाइनल वॉल्यूम है V2 24.6 लीटर। ठीक है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम को कैसे डिटरमिन करेंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर है एंड ए सिस्टम, इधर इसका अगर ये नहीं रहेगा 1 मोल ऑफ ए सिस्टम, द प्रॉब्लम शुड बी 1 मोल ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, सो ये जो इनिशियल वॉल्यूम कैसे डिटरमिन करेंगे, V1 इज इक्वल टू nRT/P1, क्योंकि PV इज इक्वल टू nRT। 1 को एक्सक्लूड कर दीजिए, बस आपको क्या मिल रहा है, V इज इक्वल टू nRT/P। सो V1 इनिशियल वॉल्यूम होगा, कितना मोल है 1, N है नंबर ऑफ मोल, R कितना है, क्योंकि इधर हम वॉल्यूम एंड लीटर का डिटरमिन कर रहे हैं, वॉल्यूम एंड लीटर का यूज कर रहे हैं, तो R का वैल्यू हम डालेंगे वही लीटर एटमॉस्फेयर एंड मोल वाला 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये होता है R का वैल्यू। फिर टेम्परेचर कितना है 300 डिवाइडेड बाई P1 कितना है 10। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके लिए आ रहा है 2.46 लीटर। ये हो गया आपका V1। सो अभी माइनस W यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है कितना रे, माइनस nRT, n यानी कितना, नंबर ऑफ मोल कितना 1। ठीक है, अभी 1 इंटू R, क्योंकि वर्क डन डायरेक्टली हम इधर जूल में निकालेंगे अभी, लेकिन R का वैल्यू को हम 8.314 डालेंगे। nRT टेम्परेचर है 300, लॉन V2/V1, V2 फाइनल वॉल्यूम कितना है माय डियर फ्रेंड्स 24.6 एंड इनिशियल वॉल्यूम कितना है 2.46, यानी ये लॉन 10 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माय डियर फ्रेंड्स आ रहा है कितना, नहीं इधर हम कैलकुलेट किए नहीं है, जो भी हो से ये कैलकुलेट करने के बाद अगर इसको लॉन को भी लग करेंगे, लॉन से लग करेंगे तो और एक फैक्टर भी आ जाएगा माइनस, ये होता है ना जब हमारा फॉर्मूला कहाँ है रे, अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा माइनस 2.303 nRT लॉग V2/V1। ये फॉर्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं। और क्या हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो और एक फैक्टर आ जाएगा कितना 2.303, इधर भी और एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2.303, ये लॉन के जगह क्या हो जाएगा, अगर 2. इधर नहीं लिखेंगे और एक बार मैं लिख ले रहा हूँ, माइनस 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 300 लॉग 10, ये लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल वर्क डन हमारे लिए निकाल के आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद है, इसको हम अप्लाई करेंगे अभी। तो जो भी आता है ये log 10 1 के बाद से जितने भी आता है माइनस W है, इधर माइनस W है, इसलिए इधर और माइनस का जरूरत नहीं है। मैं हर जगह पे माइनस दे दिया क्या, ओ सॉरी, वेरी सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा हुआ कि ये भूल हो गया, आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय मिस्टेक।
अभी क्या करना है, ये जो माइनस इधर है इसलिए इसका माइनस देना ज़रूरत नहीं है। सो माइनस डब्ल्यू, यानी इधर भी माइनस का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इधर भी जो लिखा था भूल से लिखा था, तो जो भी हो कुछ भी एनर्जी जूल में आ जाएगा, यानी वर्क डन बाय द बॉडी जो है वो सॉल्व होके हमारे लिए आ गया W। अभी क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करने से पहले चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हमको पता है चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, dt इज इक्वल टू जीरो, या फिर टेम्परेचर कंस्टेंट होता है। आइसो सेम, थर्मल टेम्परेचर सेम टेम्परेचर है जिस प्रोसेस में, इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जिस सिस्टम में टेम्परेचर चेंज नहीं होता उस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। सो इसको भी याद रखना, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये ना जब आपको काइनेटिक एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बात आएगा ना, तब हम इसको और अच्छे तरह से डिस्कशन कर लेंगे कैसे टेम्परेचर चेंज होने से इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहने से इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहता है। सो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस dt इज इक्वल टू जीरो implies चेंज इन इंटरनल एनर्जी del U शुड ऑल्सो बी जीरो। एंड नाउ अगर हम क्या डालें अभी, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको क्या बोल रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी del U इज इक्वल टू Q माइनस W। यानी इधर कभी कितना हुआ है, del U कितना है, del U है जीरो, इंप्लाइज जीरो इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है, जीरो इज इक्वल टू Q माइनस W। W कितना है हमारा, कितना आ रहा है W बाबा, Q माइनस W, ये जितना आएगा, ठीक है, x जूल, अगर ये है x जूल कैलकुलेट करने के बाद x जूल, ठीक है। तो कितना हीट गिवन है, सो फाइनली इज इट विजिबल क्लियरली टू यू माय फ्रेंड्स, ओके जीरो। सो फाइनली हमको मिल जाएगा इधर से Q इज इक्वल टू जितना कैलकुलेट है, माइनस है ना, इस साइड आ जाएगा तो Q इज इक्वल टू एक्स जूल, ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू एक्स जूल बन जाएगा आपके लिए आंसर। इज इट विजिबल क्लियरली, यस, Q इज इक्वल टू एक्स जूल। सो ये था आपके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक प्रॉब्लम। असाइनमेंट्स में आपको कुछ अलग सा प्रॉब्लम्स हम दे देंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से, जैसे कि आप CUET एंड IIT एग्जाम केमिस्ट्री जैसा एग्जाम में आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। अगर कुछ डाउट्स है ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।